हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सुनीता मिश्र। आज मैं आप लोग लेकर आई हूं पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर, दैट इज द इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में, जो इलेक्शन प्रोसेस होती है हमारे कंट्री में, उस प्रोसेस के बारे में, उसमें किस तरह के स्टेजेस होते हैं, क्या काम होता है इस प्रोसेस में इलेक्शंस के समय पर, उन सबको ब्रीफली इन शॉर्ट इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन, इलेक्शंस हैव प्लेड अ मेजर रोल इन द इंडियाज डेमोक्रेसी। जो इंडिया का डेमोक्रेसी है, हमारी कंट्री का जो डेमोक्रेसी है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि इलेक्शंस नहीं होंगे तो जो पब्लिक क्या चाहती है, किसे चाहती है, किसके फेवर में है, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव में जो पर्सन खड़े हैं, क्या वो सही है या गलत, ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये पता करने के लिए ही जो इलेक्शन प्रोसेस जो है वो किया जाता है। तो डेमोक्रेसी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन का प्रोसेस। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लाइफ ऑफ सोसाइटी चेंजेस। जो इलेक्शन प्रोसेस होता है और इस इलेक्टोरल प्रोसेस की वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट चेंज होती है ना, पूरी की पूरी काया पलट हो जाती है पूरी कंट्री की। अगर दूसरी पार्टी जीत गई, प्रीवियस पार्टी कोई और थी, और नेक्स्ट इलेक्शन में कोई और पार्टी जीत गई, पूरी की पूरी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। और साथ में गवर्नमेंट पॉलिसीज भी चेंज हो जाती है। मतलब खुद जो बंदा बैठता है, इंसान जो बंदा बैठता है, रूल करता है, जो इंसान पॉलिसीज बनाता है, वो गवर्नमेंट जो चेंज होता है, साथ में वो पॉलिसीज भी चेंज कर देता है। जैसे कि जैसा इंसान रहेगा वैसे उसके थॉट्स रहेंगे, और वैसे वो अपने थॉट के हिसाब से पॉलिसीज बनाएगा, और अपनी समझ के हिसाब से वो क्या करेगा, पूरी कंट्री को चलाएगा। तो गवर्नमेंट के साथ साथ पॉलिसीज भी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस शुड बी फेयर, फ्री, फेयर एंड रिलायबल। इलेक्टोरल प्रोसेस जो होती है, जो इलेक्शन का प्रोसेसिंग है, और ये क्या होना चाहिए, पूरा फ्री होना चाहिए और फेयर, यानी कि ऐसा नहीं किसी एक के फेवर में, ये मेरे कास्ट का है, ये मेरे पहचान का बंदा है तो मैं इसके फेवर में इलेक्शन प्रोसेस हो, ऐसा नहीं। ये पूरे फेयर तरीके से होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, सही होना चाहिए, सही ढंग से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा कैसा किसी ने पैसे दे दिए और इलेक्शन प्रोसेस में कुछ तो घोटाला कर दिया गया और किसी और के फेवर में सारे वोट चले गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से फ्री, फेयर एंड रिलायबल होना चाहिए इलेक्शन प्रोसेस। तो ये इंट्रोडक्शन था इलेक्शन प्रोसेस का। अब उसकी प्रोसेस में क्या क्या आता है वो देखते हैं। तो फर्स्ट वन, फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमिटी। जो इलेक्शन कमिटी होती है, जो इस इलेक्शन प्रोसेस को संभालती है, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है, वो जो लोग संभालते हैं सारे प्रोसेस को, उसको इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। उन लोग क्या काम करते हैं, ये जो पूरी कमीशन है, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल्स है, ये लोग क्या काम करते हैं, इन डिटेल में देखते हैं। सो फर्स्ट वन, इसके अंदर फर्स्ट वन, इलेक्शन कमीशन जो ये फॉर्म हुआ इसके बारे में पहले देख लेते हैं। सो आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स ऑटोनोमस बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू ऑफ अदर कमिश्नर फॉर इलेक्शन प्रोसेस। यानी कि ये जो आर्टिकल 324 जो आर्टिकल है, इसके अंतर्गत एक अलग से एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को अलग से अपॉइंट किया जाता है, और ये अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री करते हैं, यानी कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इसे अपॉइंट करते हैं इन लोग को। और एक एनोनिमस बॉडी है, मतलब कि सबसे अलग है, किसी पार्टी के पावर के लिए नहीं होती है, मतलब कि किसी के फेवर में नहीं होता है कि हाँ बीजेपी या कांग्रेस या शिवसेना जो भी पार्टीज रहेंगी उनके लोग इसमें काम करेंगे, ऐसा नहीं है। ये सबसे अलग पार्टी होती है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट बॉडी जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती है। नेक्स्ट वन, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर। जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जो लोग ये काम करते हैं, उसके अंडर काम करते हैं इलेक्शन कमीशन के, उसे अपॉइंट कौन करता है, कंट्री का जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट करता है। ऐसा नहीं कि ये गवर्नमेंट का कोई बंदा है वो बोल जा रहे ये मेरे पहचान वाला है इसे इसमें अपॉइंट कर दो, ऐसा नहीं होता है। जो मेन प्रेसिडेंट होता है वो सारे कमिश्नर्स को, जो चीफ कमिश्नर्स होते हैं और उसके अंडर जो दो सब कमिश्नर्स होते हैं, उन लोग को ये क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट वन, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट इजिली और एनी पॉलिटिकल रीजन। जो चीफ कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो चीफ पर्सन होते हैं इस कमीशन के, उनको कोई यूं ही नहीं निकाल सकता। उसको जिसे अपॉइंट किया गया है, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, उसे किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से नहीं कोई निकाल सकता है, पोस्ट से नहीं निकाल सकता है, उसको रिजाइन नहीं करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई इन पावर में आ गया कोई पॉलिटिकल पार्टी और वो गवर्नमेंट वाले ने कहा कि इस कमीशन को निकाल दो, इसने मुझे बहुत परेशान किया था, तो ऐसा नहीं होता है। इस पॉलिटिकल रीजन की वजह से, किसी भी बेकार से छोटी सी रीजन की वजह से इजीली नहीं निकाल सकते उनको उनके पोस्ट से। नेक्स्ट वन,
गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉई हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है उसमें अलग से किसी को अपॉइंट नहीं किया जाता है। इस प्रोसेस में जो इलेक्शन के प्रोसेस होते हैं, आप लोगों ने अपने आसपास भी देखा होगा, अपने टीचर्स को और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उन लोगों को देखा होगा कि वो लोग इलेक्शन के काम में हेल्प करने जाते हैं। तो ये जो हेल्प करने जाते हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इन सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, टीचर्स होते हैं, इन लोग का हेल्प लेते हैं, अलग से किसी को अपॉइंट नहीं करते इस काम के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही लोग क्या करते हैं, उन लोग से हेल्प लेते हैं और उन लोग से इलेक्शन प्रोसेस में काम करवाते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन के बारे में था। नेक्स्ट वन देखते हैं, प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट। जो फंक्शन है, जो इलेक्शन कमीशन का जो काम है, उसमें सबसे फर्स्ट काम क्या होता है, वोटर्स लिस्ट प्रिपेयर करना। वोटर्स ही नहीं होंगे तो इलेक्शन किस काम का, इलेक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो सबसे पहला काम होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वोटर्स लिस्ट को प्रिपेयर करना। जो लोग वोट देने वाले हैं उन लोग की लिस्ट तैयार करना कि ये बंदा इस जगह पर रहता है और ये वोटिंग लिस्ट में आ गया है। तो इस वोटर लिस्ट के अंदर क्या आता है देखते हैं। सो सिटीजन हु हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज हैज़ अ राइट टू वोट। राइट टू वोट प्रोवाइड किया गया है। अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो चैप्टर था उसमें देख चुके कि राइट टू वोट जो 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, मेन हो या वुमेन हो, उन लोग को ये राइट टू वोट का जो राइट है वो मिल चुका है। तो जो भी हमारे इंडिया के सिटीजन से, जो भी किसी भी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड के और किसी भी कंट्री, इस हमारे इंडिया कंट्री के कहीं भी रहने वाले जो भी पर्सन रहेंगे, 18 ईयर्स कंप्लीट होते ही उनके पास राइट टू वोट का जो राइट है वो आ जाता है। नेक्स्ट वन, टू एक्सरसाइज द राइट टू वोट सिटीजन्स नेम मस्ट बी इन द वोटर्स लिस्ट। और राइट टू वोट को यूज़ करने के लिए, ये जो राइट्स मिला हुआ है वोटर्स को, इस राइट को यूज़ करने के लिए उनका जो नाम है वो वोटर्स लिस्ट में आना चाहिए ना, वरना वो वोट कैसे देंगे। उनका नाम और आई कार्ड बनता है और उसके बाद ही वोटर्स जो होते हैं वो वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट वन, prepare the list of eligible voters, update the existing voters list and include the name of new voters। लिस्ट प्रिपेयर करनी होती है। जो लोग एलिजिबल यानी कि 18 ईयर्स ऑफ जिसका पूरा हो चुका है वो एलिजिबल पर्सन होते हैं। तो एलिजिबल जो पर्सन होते हैं उनका वोटर लिस्ट में इंक्लूड करना, नाम, न्यू वोटर्स को ऐड करना और स्क्रूटिनाइज करना। कुछ वोटर्स जो है बहुत सालों से वोटिंग नहीं कर रहे हैं और या फिर वो है नहीं यहाँ पर, तो जो लोग वोटर्स के नाम पर है ही नहीं हमारे यहाँ पर, तो उन लोग का नाम एक्सक्लूड करना। तो बहुत से स्क्रूटिनाइज का वर्क होता है, तो वोटर लिस्ट प्रिपेयर करते समय ये सब करना पड़ता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, अथॉरिटी टू इशू आइडेंटिटी कार्ड टू द वोटर्स। उसके बाद सारे लिस्ट वगैरह बन जाती है, उसके बाद वोटर्स कार्ड जो है वो इशू किया जाता है न्यू वोटर्स को। जो भी न्यू वोटर्स होते हैं उन लोग को वोटर्स कार्ड जो है वो इशू किया जाता है, जिसके थ्रू जो आइडेंटिटी होती है वो आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसको यूज़ करते हैं, उसको ले जा करके वो लोग वोट करते हैं पर्सन। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है वो देखते हैं। सो द नेक्स्ट वन, डिसाइड द टाइम टेबल एंड द प्रोग्राम ऑफ द इलेक्शंस। जो टाइम टेबल और प्रोग्राम है इलेक्शंस के में जो प्रोसेस में, उसको डिसाइड करना, उसका टाइम टेबल प्रिपेयर करना कि कौन से डेट पे कहाँ पर इलेक्शंस होगा और कौन से एरिया में होगा, क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन उसमें एम्प्लॉयज़ काम करेंगे। तो जो टाइम टेबल प्रोसेस है, प्रोग्राम को प्रोसेस का तरीका है उसको प्रिपेयर करना, टाइम टेबल उसका प्रॉपर बनाना। तो उसके अंदर क्या आता है वो देखते हैं। सो पॉइंट देखते हैं, द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। पूरे इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको कंडक्ट करना, उसको रखना किसके अंडर आता है, इलेक्शन कमीशन के अंदर आता है, जो ग्रुप है अलग से। आर्टिकल 324 आर्टिकल के अंदर जो ग्रुप बनाया गया है, एक एनोनिमस बॉडी बनाई गई है ग्रुप ऑफ पीपल्स की, वो लोग क्या करते हैं, सारा इलेक्शन प्रोसेस जो है वो संभाल के रखते हैं, वो लोग प्रिपेयर करते हैं वो सारे प्रोग्राम को। नेक्स्ट वन, डिसाइड्स व्हेन टू कंडक्ट इलेक्शंस एंड इन हाउ मेनी स्टेजेस टू होल्ड द इलेक्शन इन एवरी स्टेट। हर एक स्टेट में कब इलेक्शन होना चाहिए और कितने स्टेजेस में होना चाहिए, ये सब कुछ क्या डिसाइड करना होता है इलेक्शन कमीशन को। और उस तरह से वो लोग टाइम टेबल प्रिपेयर करने के बाद इलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट वन देखते हैं फंक्शन। सो नेक्स्ट वन इज स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। अभी वोटर्स का काम हो गया, वोटर्स लिस्ट बन गई। अब जो कैंडिडेट है, अभी अनाउंस कर दिया हर जगह कि वोटिंग आने वाली है, 2022 में वोटिंग आने वाली, इस तरह से अनाउंस कर दिया गया। तो अनाउंस करने के बाद क्या होता है, जो वेरियस पार्टीज होते हैं हमारे आसपास, वो लोग खड़े हो जाते हैं, अब हमारा समय आ गया है, अब हम आएंगे, वोट दो करने आएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी पार्टी के किसी रिप्रेजेंटेटिव को स्टैंड अप करते हैं कि हमारे ओर से ये रिप्रेजेंटेटिव है, ये हमारे इस एरिया से इलेक्शन लड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं हर जगह से, तो वो लोग करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। जैसे आप कॉलेज में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, आपको वहाँ पढ़ाई करनी है, तो आप लोग क्या करते हैं, एक फॉर्म भरते हैं
और वो फॉर्म जो फिलअप होता है उसमें क्या रहता है, आपका बेसिक ओन जो भी आपके बारे में इन्फॉर्मेशन है वही सब रहेगा, आपका नाम, एड्रेस, सो एंड सो। तो यही सब काम किसे करना पड़ता है, जो मिनिस्टर्स, जो वुड बी मिनिस्टर्स है, जो एप्लीकेंट्स है, जो इलेक्शन में खड़े होने एप्लीकेंट्स है, रिप्रेजेंटेटिव है किसी पार्टी के या कोई भी, तो वो पर्सन को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। और उसमें क्या इंक्लूड होता है, सम कैंडिडेट कंटेस्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट द सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। कुछ कैंडिडेट क्या होते हैं, किसी ग्रुप की ओर से, किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंट में खड़े होते हैं, और कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, कैंडिडेट होते हैं जो खुद में, मतलब कि उनका अलग से कोई पार्टी नहीं होता है, वो अकेले ही खड़े होते हैं। कोई रिप्रेजेंटेटिव कोई पर्सन रहेगा, कोई सोशल वर्कर रहेगा, उसको मन किया कि मैं कंटेस्ट करूँ, पॉलिटिक्स में आऊँ और मैं जीत जाऊँगा तो मैं सोशल के लिए, सोसाइटी के लिए काम करूँगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग एनोनिमस को अकेले अकेले भी मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, अकेले अकेले भी कंटेस्ट करते हैं इस इलेक्शन प्रोसेस में। नेक्स्ट वन, कैंडिडेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एज वेल एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैव टू फिल द एप्लीकेशन। सेम उन्हें एप्लीकेशन फिल करना होता है, जितने भी लोग हैं जिसको भी इलेक्शन प्रोसेस में स्टैंड आउट करना है, कंटेस्ट में आना है, कम्पीट करना है, उन सबको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देते हुए। एंड द इलेक्शन कमीशन स्क्रूटिनाइज ऑल द एप्लीकेशंस एंड अलाउ द एलिजिबल कैंडिडेट। उसके बाद इलेक्शन कमीशनर के पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, फिर उन्हें स्क्रूटिनाइज करना होता है। हर किसी को वो लोग अलाउ नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो, ऐसा नहीं, हर किसी को अलाउ नहीं कर सकते। वो प्रॉपर चेक करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन हमको मिली उस पर्सन के बारे में, क्या सही है, क्या वो हमारे इंडिया का ही बंदा है, क्या उसने जो भी इन्फॉर्मेशन फिलअप की अपने एजुकेशन के बारे में या जो भी अपने हिस्टोरिकल अपने बैकग्राउंड के बारे में, वो सब सही है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, किसी केस में वो अंदर तो नहीं है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें वो स्क्रूटिनाइज करने के बाद क्या करते हैं, वो शॉर्ट करते हैं, उस लिस्ट को शॉर्ट करते हैं। जो ऐसे कैंडिडेट जो लोग उसमें नहीं आ सकते, इंक्लूड नहीं हो सकते, उन लोग को निकाल देते हैं और प्रॉपर कैंडिडेट को स्क्रूटिनाइज करके एक लिस्ट बनाते हैं कि हाँ ये बंदा जो है वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, कम्पीट कर सकता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है स्क्रूटिनाइजेशन की। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, गिव रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन देना, जो पार्टीज जो भी अप्लाई कर रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस में कंटेस्ट करने के लिए, उन लोगों को रिकॉग्निशन देना, उन लोगों को ये पहचान देना कि वो कौन से पार्टी के कौन से कैंडिडेट है। तो इस प्रोसेस में क्या आता है वो पॉइंट वाइज देखते हैं। सो मल्टी पार्टी सिस्टम इन आवर कंट्री, जैसे कि आपको पता है कि हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम यानी कि बहुत सारी पार्टीज़ है जो इलेक्शन प्रोसेस में पॉलिटिकल पार्टी में आती है और कंटेस्ट करती है इन पावर में आने के लिए। सो स्प्लिट इन पार्टीज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टीज। फिर कभी भी क्या होता है, जो एक पार्टी है उसमें किसी थॉट की वजह से, किसी मतभेद की वजह से वो पार्टी स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। उसमें जितने तरह के लोग रहेंगे उतने तरह के थॉट्स रहेंगे और सारे थॉट्स जो है वो मिलते नहीं हैं, जुड़ते नहीं हैं। तो इसीलिए सारे थॉट्स वाले पर्सन क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं, पार्टी से निकल जाते हैं। तो इस तरह से न्यू पार्टी का जन्म होता है। वो एक पार्टी क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है और दूसरी पार्टी, वो पर्सन क्या करता है, जाके दूसरी पार्टी बना लेता है। तो स्प्लिट एंड पार्टी रिजल्ट इन द न्यू पार्टी बन जाती है। एंड और पॉलिटिकल पार्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। जितने भी पार्टी है सब रिकॉग्नाइज होने चाहिए इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को सबके बारे में पता होना चाहिए कि ये पार्टीज है। तो सब लोग आकर के करते हैं, अपने आप को इनरोल कराते हैं इलेक्शन कमीशन के पास आकर के। नेक्स्ट वन, इलेक्शन कमीशन हैज़ राइट टू डी रिकॉग्नाइज एनी पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन कमीशन के पास वो राइट है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डी रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसको पहचान से निकाल सकता है, उस पार्टी को बंद करा सकता है अगर उसमें कुछ भी इलीगल काम हो रहा हो, कुछ भी मिसयूज ऑफ मनी या कुछ भी इश्यूज हो रहा हो उस पार्टी की वजह से सोशल लाइफ में, तो उस पार्टी को डी रिकॉग्नाइज कर सकता है और इलेक्शन कमीशन उसको बंद करा सकता है, उसको ताला लगा सकता है, बंद नहीं लड़ सकते आप, ऐसा बंद करा सकता है। तो ये पावर होता है इलेक्शन कमीशन के पास में। नेक्स्ट वन, द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो अलॉट इलेक्शन सिम्बॉल्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज। जो इलेक्शन कमीशन जो होती है वो सिम्बॉल्स जो होता है, जो सिम्बॉल्स वेरियस सिम्बॉल्स होते हैं पार्टीज़ के, किसी का हाथ का पंजा, किसी का फ्लावर, किसी का वॉच, मतलब बहुत सारे सिम्बल्स जो होते हैं वो सब क्या आगे प्रोवाइड करते हैं इलेक्शन कमीशन। कभी वैसा होता है ना कि सेम सिम्बल्स कोई दूसरी पार्टी वाले ना आकर के दे दे, तो क्या करते हैं सब लोग अपने पार्टी के सिम्बल्स को वहाँ पर रजिस्टर करते हैं इलेक्शन कमीशन में। फिर इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं, स्क्रूटिनाइज करते हैं कि सेम किसी का सिम्बॉल ना हो, और अगर किसी का सेम आ रहा है तो उसको इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं अपने पास से जो सिम्बॉल होता है वो प्रोवाइड करते हैं कि आप ये रख सकते हैं, आप ये नहीं रख सकते, मतलब ऐसा वो लोग स्क्रूटिनाइज करते हैं इलेक्शन कमीशन वाले। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
दैट इज़ टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शंस। इलेक्शंस के रिलेटेड में कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उस सबको बंद कराना भी इलेक्शन कमीशन का काम होता है, फंक्शन होता है। क्या इसके अंदर है वो देखते हैं। सो द इलेक्शन कमीशन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट अराइज रिगार्डिंग द इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन के पास वो राइट होता है, वो उनकी ड्यूटी होती है ये कि कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है, कोई भी लड़ाई हो रही है, किसी बारे में कोई इश्यूज आ रहा है अगर इलेक्शन के समय पर, इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन को ले करके, तो उसको सॉल्व करे, उसको शॉर्ट आउट करे। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर वोटिंग चल रही है और वोटिंग में क्या करें, कुछ लोग पावर का, अपने मनी का मिसयूज़ करके जो वोटर्स है वो को खरीद रहे हैं और वोटिंग किसी और पार्टी में करवा रहे हैं, तो ये जो मिसयूज़ है, ये जो डिस्प्यूट है, ये ऐसा इस तरह से ना हो, मिसयूज़ ना हो और फ्री एंड फेयर तरीके से जो इलेक्शन प्रोसेस है वो हो। इसीलिए क्या करते हैं इलेक्शन कमीशन वाले, क्या करते हैं अच्छी तरह से ध्यान देते हैं, केयर करते हैं और जो उनका पावर है उसको इस्तेमाल करते हुए जो डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। नेक्स्ट वन, टू डिक्लेयर एनी कैंडिडेट एज डिसक्वालिफाइड और कंडक्ट री इलेक्शन इन द पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी। किसी भी प्लेस पे जहाँ पर इलेक्शंस किया जा रहा है वहाँ पर अगर किसी तरह का डिस्प्यूट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रहा है, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है। कौन सी पावर है? बहुत बड़ी पावर है। वो किसी भी कैंडिडेट को डिसक्वालीफाई कर सकता है, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप डिसक्वालीफाई होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग वाला पावर है इलेक्शन कमीशन के पास में, जो किसी भी कैंडिडेट को हटा सकता है, डिसक्वालीफाई कर सकता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में, उस एरिया में जहाँ पर ये मिसलीड हो रहा था, उस एरिया में दोबारा से इलेक्शन करवा सकते हैं। तो इतनी बड़ी पावर होती है डेमोक्रेटिक जो हमारी कंट्री है, इस डेमोक्रेसी का जो बेस है इलेक्शन, उसका जो मेन पावर है वो इलेक्शन कमीशन के पास होता है। एंड नेक्स्ट वन देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस के प्रोसेस, इलेक्शन जो कंडक्ट होता है किसी भी प्लेस पे, किसी भी कंट्री में, किसी भी रीजन में, तो उसकी प्रोसेस क्या होती है वो वन बाय वन स्टेज वाइज देखते हैं शॉर्ट में। स्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। स्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर क्या आता है? वार्ड प्रोवाइड करना। किसी भी एरिया को, एक पर्टिकुलर एरिया को एक वार्ड प्रोवाइड करते हैं कि ये वार्ड नंबर 32 है, ये वार्ड नंबर 34 है, इस तरह से वार्ड, एक एरिया प्रोवाइड किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है, ग्रुप बनाया जाता है एरिया का। नेक्स्ट क्या होता है? फाइनलाइजिंग वोटर्स लिस्ट। फिर वोटर्स लिस्ट फाइनलाइज की जाती है, जैसे कि आपने उसमें स्लाइड में देख चुके हैं कि वोटर्स लिस्ट में वोटर्स कार्ड प्रोवाइड करना, उसको स्क्रूटिनाइज करना, न्यू वोटर्स को ऐड करना, ये सारे प्रोसेस होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्या होता है? नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट एंड स्क्रूटिनी ऑफ दियर नॉमिनेशन फॉर्म। फिर नॉमिनेशन होता है कैंडिडेट का, जो लोग कंटेस्ट करना चाहते हैं, इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं, उन लोग को नॉमिनेशन करना और कैंडिडेट्स को अप्लाई जो लोग कर रहे हैं उन लोग को नॉमिनेट करके स्क्रूटिनाइज करना कि कौन कौन क्वालिफाइड है, कौन डिसक्वालीफाइड होता है, कौन उसके अंडर नहीं आ सकता है इलेक्शन कंटेस्ट के अंदर। तो इस तरह से उसको स्क्रूटिनाइज करना होता है। नेक्स्ट वन, इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन लगाया जाता है कि वोट फॉर सो एंड सो, वोट फॉर सो एंड सो, इससे चारों ओर प्रचार होता है पार्टीज का। और उसके बाद होता है एक्चुअल वोटिंग। एक्चुअल वोटिंग डे के दिन क्या होता है? जो आम आदमी होता है वो राजा होता है, वो बॉस होता है, उसकी मर्जी किसको पावर में लाना है, किसको देख लेना है, इस तरह से पावर वाला दिन होता है आम आदमी का। वोटिंग, एक्चुअल वोटिंग डे होती है, एक्चुअल वोटिंग दी जाती है। नेक्स्ट वन, काउंटिंग ऑफ वोट्स। उसके बाद काउंट होता है वोट्स का, पैसों का नहीं, वोट्स का काउंटिंग होता है। जितने भी बैलेट बॉक्स में वोट गए हैं, बटन प्लेस करके जो भी गए हैं वोटिंग्स, उन सब काउंट होता है। कौन सी पार्टी को कितने 1000 वोट मिले हैं, कौन सी पार्टी को बिल्कुल भी नहीं मिले, इस तरह से काउंट होता है वोट। और वोट काउंट करने के बाद डिस्प्ले होता है रिजल्ट। क्या होता है? रिजल्ट ऑफ इलेक्शन। उसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट आता है, जैसे एग्ज़ाम देने के बाद बच्चों का रिजल्ट आता है, उसी तरह से इलेक्शन का रिजल्ट आता है। जो कैंडिडेट, जो लोग इलेक्शन में कम्पीट कर रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, उन लोग का रिजल्ट आता है कि सो एंड सो एरिया में सो एंड जो पर्सन जो है वो जीत गया है, तालियां बजाओ, इस तरह से इलेक्शन का रिजल्ट आता है। नेक्स्ट वन, रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन। उसके बाद में सब कुछ हो जाता है। उसके बाद में अगर कोई डिस्प्यूट कहीं पर हो रहा है, कहीं पर कुछ मिसयूज़ ऑफ पावर, मिसयूज़ ऑफ मनी या कुछ और अगर लीड मालूम पड़ रही है, तो इलेक्शन कमीशन उसको डिस्प्यूट को उसको सॉल्व करती है। रिसॉल्व करने के बाद सब कुछ खत्म, सारा इलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर ख़त्म होता है। तो इलेक्शन प्रोसेस इस तरह से पॉइंट वाइज आपने देख लिया इसमें। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। रिस्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिस्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इज 543। पूरे लोकसभा में जितने भी मेंबर्स है वो 543 मेंबर्स है।
मतलब 543 प्लेसेस से वो लोग क्या है इलेक्ट होकर के आते हैं। इतने प्लेसेस, इतने कॉन्स्टिट्यूंसी जो है हमारे कंट्री में। नेक्स्ट वन, एवरी मेंबर इज प्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि जितने मेंबर्स हैं उतनी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे पर है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी एक मेंबर जो है रिप्रेजेंट जो जीत करके आता है वो यहाँ पर आता है। नेक्स्ट वन, क्रिएटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, उसको एक एरिया को, एक वार्ड को बनाना, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, वो इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि इतना एरिया एक बंदे के अंदर, इतना एरिया एक बंदे के अंदर और एक वार्ड के अंदर। तो इस तरह से रिप्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं वो इलेक्शन कमीशन वाले बनाते हैं। अब नेक्स्ट वन क्या है वो देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कोई कोडिंग वोडिंग सिखाने वाले हैं क्या? नहीं, इसमें कोडिंग नहीं आया। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि रूल्स जो फॉलो करने होते हैं, हर किसी को रूल्स फॉलो करने के बाद ही इलेक्शंस के सारे प्रोसेस फुलफिल होते हैं, पूरा होते हैं। तो रूल्स क्या है वो देखते हैं। सो टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ये जो रूल्स रिगार्डिंग है सारे इलेक्शन के लिए, ये क्यों किए जाते हैं, ये क्यों अप्लाई करते हैं लोग हर किसी पर, ताकि जो भी इलेक्शन प्रोसेस हो रही है वो फ्री फेयर एंड रिलायबल हो, अच्छी तरह से हो, मिसलीड ना हो कोई भी, इसीलिए। नेक्स्ट वन, द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। कुछ मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स अगर कहीं पर ना आए उसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स रखने पड़ते हैं इलेक्शन कमीशन को, ताकि प्रॉब्लम्स आगे ना आए, अभी ना हो और आगे भी ना हो। और ये मेजर्स ही क्या है? रूल्स है कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पर। सो नेक्स्ट वन, द कंट्रोल टू कंट्रोल माल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग इलेक्शंस। ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या काम करते हैं? माल प्रैक्टिसेस इलेक्शन के समय ना हो, इलेक्शन के पहले ना हो, इलेक्शन के बाद ना हो, ये माल प्रैक्टिसेस ना हो, इसीलिए ये रूल्स को अप्लाई किया जाता है हर किसी पर। नेक्स्ट वन, द रूल्स दैट आर टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जो रूल्स है वो हर कोई फॉलो करता है। कौन कौन उसके अंदर आता है? इंक्लूड गवर्नमेंट गवर्नमेंट वाले, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वोटर्स है, बिफोर इलेक्शन एंड ड्यूरिंग इलेक्शन। जितने भी प्रोसेस होते हैं इलेक्शन के समय पर, इलेक्शन के समय पर, इलेक्शन के बाद में, हर प्रोसेस में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और जो भी पार्टीज है सबको ये रूल्स जो है वो अप्लाई करना होता है। सब पर ये रूल अप्लाई होता है, सबको ये रूल फॉलो करना होता है। एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉमन वोट्स हैव बिकम कॉन्फिडेंट। और इन सब की वजह से जो रूल हर किसी को फॉलो करना होता है, ये जो गाइडलाइंस दी गई है कमीशन की ओर से, यह हर कोई फॉलो करता है। इसकी वजह से जो कॉमन वोटर है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, हम किसको भी वोट देगा, किसको भी जिताएगा जो हमारे लिए अच्छा करेगा। इस वजह से कॉन्फिडेंट होकर के आम आदमी जो है वो वोट दे सकता है, बिकॉज ऑफ दिस कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स की वजह से। अब नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट वन इज चैलेंजेस इन द कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चलाने के लिए, इलेक्शन लेने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है। इलेक्शन प्रोसेस यूं ही नहीं हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन को, कॉमन पीपल को। तो वो क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम्स है वो देखते हैं शॉर्ट में। सो कंडक्टिंग इलेक्शन इज़ अ चैलेंजिंग टास्क। पूरे कंट्री में, इतनी बड़ी कंट्री है हमारी इंडिया, और पूरी कंट्री में इतने सारे वोटर्स है, बहुत ही ज़्यादा वोटर्स है हमारे यहाँ पर, तो इतनी बड़े लेवल, ग्रैंड लेवल पर इलेक्शन लेना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, बहुत ही बड़ा काम है। सो मिसयूज़ ऑफ मनी क्या होता है? और एक इशू है मिसयूज़ ऑफ मनी। मनी का मिसयूज़ होता है यहाँ पर, पैसे दे करके वोट लोग खरीद लेते हैं, पैसे दे के टिकट्स खरीद लेते हैं। तो ये जो मिसयूज़ ऑफ मनी है ये भी एक चैलेंज है इलेक्शन प्रोसेस में। नेक्स्ट वन, इलेक्शन टिकट्स टू द कैंडिडेट विद द क्रिमिनल बैकग्राउंड। कुछ ऐसे पार्टीज होते हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले को इलेक्शन टिकट देते हैं, कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है उससे लोग डर करके, क्रिमिनल से डर करके लोग, जो पब्लिक रहेगी वो उन्हें ही वोट देगी, उसी पार्टी को वोट देगी कि हैं इस दादा को वोट दो, वरना ये दादा आपको दादा याद दिला देगा, नानी याद दिला देगा। तो इस तरह से लोग डर करके वोट देंगे, इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ पार्टी वाले क्रिमिनल बैकग्राउंड वालों को भी इलेक्शन का टिकट देते हैं, उनको कंटेस्ट करने को देते हैं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए ये भी एक इशू है, ऐसा ना हो इसके लिए बहुत सारे कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन है वो लोग कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई करते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस करते हैं, लेकिन ये भी एक इशू है। नेक्स्ट वन, वॉयलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन। इलेक्शन के समय पर वॉयलेंस तो बहुत जगह आपने सुना होगा, कहीं पर आग लगा दी जाती है, कहीं पर बहुत मारधाड़ होती है, पब्लिकली वॉयलेंस होता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम आपको देखने मिलता होगा न्यूज़ में। तो इस तरह का भी वॉयलेंस भी जो पब्लिकली होता है वो भी एक तरह का चैलेंज है वोटिंग, जो इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं उसमें, उस प्रोसेस में। नेक्स्ट वन, इलेक्शन टिकट्स टू दियर रिलेटिव्स टू क्रिएट अ फैमिली मोनोपोली इन द पॉलिटिक्स। ये तो बहुत जगह देखने मिलता है हमारे कंट्री में, कि जो इलेक्शन टिकट्स है वो क्या करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को ही देते हैं, हमारी फैमिली का ही राज होगा, मैं राजा, मेरा बेटा राजा, मेरी बेटी राजी, उसका भी बेटा राजा,
सब हमारे यहाँ पर रूल करेंगे कंट्री में। ऐसा होता है, लोग अपनी फैमिली के रिलेटिव्स को, उनके पास वो क्वालिटी भी नहीं होती लीडरशिप की, फिर भी उन्हें ही टिकट प्रोवाइड करते हैं अपने रिलेटिव्स को ही कि हाँ हमारी फैमिली का मोनोपोली चलता है, हमारी फैमिली का नाम चलता रहेगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी चैलेंज हम जो इलेक्शन प्रोसेस में आता है। तो इस तरह से बहुत सारे चैलेंज है, बहुत सारे इश्यूज़ है जो इलेक्शन प्रोसेस में देखने मिलते हैं, आगे आते हैं। सो नेक्स्ट वन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स क्या है? इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या नयापन आया है, क्या एडवांसमेंट आया, क्या अपडेटेशन हुआ है, वो देखते हैं। सो टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन जो है वो लाया गया है। पहले कैसे था कि पॉलिटिक्स जो था वो मेल डोमिनेटेड, सारे काम जितने भी है हमारे यहाँ पर वो मेल डोमिनेटेड थे कि मेल पर्सन हर जगह रहेगा, मेल पर्सन ही डोमिनेट करेगा, मेल पर्सन ही रूल करेगा। लेकिन धीरे धीरे वुमेन्स का भी पार्टिसिपेंट आने लगा है। और वो कैसे आया है? द पॉलिटिकल पार्टी शुड गिव 50% ऑफ कैंडिडेचर टू वुमेन कैंडिडेट। इससे क्या होता है, 50% क्या करना चाहिए, वुमेन्स को भी कैंडिडेचर देना चाहिए, वुमेन्स को भी अप्लाई करने का जगह देना चाहिए, अप्लाई करने के लिए उन लोग को ध्यान देना चाहिए, वुमेन्स को भी आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट वन, शुड नॉट गिव कैंडिडेचर टू द कैंडिडेट हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड। नयापन लाने के लिए जो इलेक्शन प्रोसेस है, ये नयापन लाने के लिए, उसमें अपडेटेशन करने के लिए, उसमें कुछ अच्छा करने के लिए जो पार्टीज हैं उनको क्या करना चाहिए, कैंडिडेट ऐसे लाना चाहिए जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के ना हो। ये भी एक नया रिफॉर्म ला सकते हैं इलेक्शन प्रोसेस में। नेक्स्ट वन, शुड टेक केयर ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। जो इलेक्शन एक्सपेंसेस में जो पैसे लगते हैं, जो बहुत खर्चा होता है, बहुत ग्रैंड लेवल पे खर्चा होता है, क्योंकि पूरे ग्रैंड लेवल पे वोटिंग होती है हमारे कंट्री में, इसीलिए जो ग्रैंड लेवल पे खर्चा होता है उसका भी ध्यान देना चाहिए हर किसी को, और पैसे वहाँ खर्च करने चाहिए। इलेक्शन प्रेस जो एक्सपेंसेस है वहाँ खर्च करने चाहिए, ना कि कहीं और खर्च करने चाहिए, कहीं और पैसा दो और ये लो। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, नॉट मेक मिसयूज़ ऑफ मनी एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी डन। और जो मिसमैनेजमेंट होता है, मिसयूज़ ऑफ मनी होती है, वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्री एंड फेयर रिलायबल जो भी जीत के आएगा वो पब्लिक का ही चाहता रहेगा। पब्लिक जिसे चाहती रहेगी कि हाँ ये इंसान हमारे सोशल वेलफेयर के लिए आता है, वही इंसान आएगा तो वही सोसाइटी को, वही कंट्री को आगे बढ़ा सकता है। तो इस तरह से जो हमारा आपका चैप्टर था वो फिनिश होता है। और आपके इस चैप्टर में कोई भी अगर आपको डाउट रहेगा तो आप श्योर पूछना, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।